नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज लगातार कई ट्वीट पर ट्वीट किए हैं और उन ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें इकट्ठा करने वाले लोग घरों पर निशान लगा रहे हैं। जिन घरों ने चंदा दिया है उन पर एक निशान है, जिन्होंने चंदा नहीं दिया है उन पर दूसरा निशान है। यानी एक तरह से चंदा देने और चंदा न देने वालों को बांटा जा रहा है, बांट कर देखा जा रहा है। और इसके पीछे कोई एक योजना हो सकती है और वो योजना वही हो सकती है जो कि हिटलर की नाजी जर्मनी में थी। हिटलर की अपनी जो व्यवस्था थी उसमें भी उसने यहूदियों को चिन्हित करने के लिए या कम्युनिस्टों को चिन्हित करने के लिए या अपने विरोधियों को चिन्हित करने के लिए इस तकनीक का, इस तरकीब का इस्तेमाल किया था। उन घरों को पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया था जिनको निशाना बनाए जाना है। तो क्या राम मंदिर के चंदा अभियान के तहत ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है जो चंदा नहीं दे रहे हैं, यानी राम मंदिर के खिलाफ उन्हें माना जाएगा, उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ माना जाएगा, उनको हिंदू धर्म के खिलाफ बताया जाएगा और अंततः जाकर उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा, देशद्रोही करार दिया जाएगा। तो कुमारस्वामी ये जो तथ्य रख रहे हैं इसकी तस्दीक अभी होनी है। ऐसा बिना तथ्यों के उन्होंने कहा भी नहीं होगा, ये भी सही बात है। और उन्होंने कुछ और चीजें अपने बयान में जोड़ी हैं, अपने ट्वीट में जोड़ी हैं, बल्कि कि आरएसएस का जन्म तकरीबन उसी समय हुआ था जिस समय जर्मनी में जो नाजीवाद है उसका उभार हो रहा था, हिटलर का उभार हो रहा था। और वो उस विचारधारा से प्रेरित संगठन है, उसके विचारधारा वैसी है, उसके सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, उसकी रणनीतियां हिटलर की रणनीतियों से मेल खाती हैं। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जो कुमारस्वामी ने कही हैं जो बहुत ही विस्फोटक स्थिति के बारे में इशारा करती है। यानी पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें चल रही हैं कि राम मंदिर के चंदा अभियान के तहत लोगों की शिनाख्त करनी है, अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। राम मंदिर के चंदा के आधार पर यह तय किया जाएगा। यानी आप अगर हिंदू भी हैं और आपने चंदा नहीं दिया है तो आप हिंदुत्ववादियों की जो शत्रुओं की फहरिस्त है उसमें दर्ज कर लिए जाएंगे और फिर आगे आपसे हिसाब किताब चुकता किया जाएगा कि आपके साथ किस तरह से पेश आना है। ठीक देखिए, जर्मनी का इतिहास हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहाँ लगभग 60-70 लाख यहूदियों को मार डाला गया था। इसी तरह से बहुत सारे जो पोलिश मूल के लोग थे, करीब 1 से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के आसपास, उनको मारा गया था। और जो कम्युनिस्ट या दूसरे विरोधी थे वो भी करीब 5 से 10 लाख लोग मारे गए। करीब 1 करोड़ के आसपास लोग हिटलर ने मरवा दिए थे, क्योंकि उसे अपना जो आर्य नस्ल का देश है, जर्मनी है, वो बनाना था और वहां से इन सब को हटाना था। और हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादियों की जो विचारधारा है उसमें हिंदुओं का देश बनाना है, हिंदू धर्म को मानने वाले ही हिंदू राष्ट्र के नियंता होंगे और बाकी सबको दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहना है, या उनको रहने देना है या नहीं रहने देना है, उनका खात्मा कैसे होगा, ये एक अलग प्रोसेस है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन अगर वो हिटलर की पद्धतियों को मानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि बीएस मुंजे ने इटली का दौरा किया था मुसोलिनी के समय और वहाँ उनकी कार्य प्रणाली को देखा था, उससे प्रेरणा ली थी और आरएसएस के गणवेश और दूसरी गतिविधियों को करने के लिए और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको हथियारों या दूसरे तरह के चलाने के ट्रेनिंग देने के, सैनिक ट्रेनिंग देने की पैरवी की थी और काफ़ी हद तक उसकी दिशा में काम भी किया था। इसी तरह से जो दूसरे गुरु हैं, गुरु गोलवलकर, हेडगेवार के बाद गुरु गोलवलकर ने आरएसएस की कमान संभाली थी और उनकी जो किताबें हैं बंच ऑफ थॉट्स या दूसरी, उसमें स्पष्ट रूप से वो हिटलर की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। और हिटलर जिस तरह से सोचता था ठीक वही सोच गोलवलकर का था। आज के बीजेपी के लोग या संघ के लोग गोलवलकर को पीछे
छोड़ने की बात करते हैं, उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोलवलकर को उन्होंने भुला दिया है, गोलवलकर के विचार उन्होंने त्याग दिए हैं, ये ऐसा है नहीं। वो गोलवलकर से भी प्रभावित हैं, सावरकर से भी प्रभावित हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र की जिसने एक अलग कल्पना दी थी कि जिसकी पितृभूमि, जन्मभूमि और पुण्य भूमि तीनों यहाँ है, वही इस देश का वफादार हो सकता है, बाकी सब वफादार नहीं होंगे। तो ये एक जो विचारधारा चली आ रही है वो कभी शिथिल नहीं पड़ी है, कमजोर नहीं हुई है। ये जरूर है कि समय के हिसाब से किसी चीज को पीछे रख दिया जाता है और किसी समय वो आगे आ जाती है। तो अब जबकि हिंदुत्व का उभार है और हम देख रहे हैं कि हिंदुत्ववादी ताकतें जगह जगह सत्ता में, प्रशासन में, हर जगह काबिज होती जा रही हैं, तो उनका हौसला बढ़ता जा रहा है और वो अपनी जो सोच है उसको व्यक्त करने से कतरा नहीं रहे हैं। और ये बहुत स्तरों पर हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं होगी कि ये, जैसा कि हमने गुजरात में देखा था कि गुजरात में ठीक इसी पैटर्न पर वहाँ पर मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिशें वहाँ की हिंदुत्ववादी ताकतों ने की थी। उनको अलगाव, उनसे रिश्ते न रखे जाएं, मोहल्ले में से बाहर कर दिया जाए, उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए, सस्ते दामों में खरीद ली जाए उनको, या उनसे जो तिजारती या दूसरे सामाजिक संबंध हैं वो भी तोड़ दिए जाएं ताकि वो समाज में घुल मिल ही न पाए। तो इसी तरह की प्रक्रिया पूरे देश भर में अगर चलाई जा रही तो आश्चर्य नहीं है। गुजरात की प्रयोगशाला में जो कुछ हुआ, बाद में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक को इस प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ के नेताओं के बहुत भड़काऊ बयान आते हैं, चाहे वो तेजस्वी सूर्या हों उनके बयान, या अभी पी मोहन का बयान आया था जिसमें जो कार्यकर्ता पकड़ी गई हैं उनके बारे में कहा था, उनको नाम लेते हुए कहा था कि समूल नाश कर देना चाहिए। इस तरह के बयान, हालांकि ये अनिल विज का था, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही हिंसक किस्म का बयान दिया था। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जब वैलेंटाइन डे होता है तो ज़्यादातर तोड़ फोड़ वहाँ होती है, श्री राम सेने करती है और दूसरे इस तरह के ग्रुप वहाँ उभर आए हैं। तो दक्षिण में कर्नाटक एक प्रदेश है जहाँ इस तरह की फोर्सेस ने अपनी जड़ें जमा ली है। पूर्वोत्तर में असम में इस तरह की हरकतें आप दे सकते हैं और इधर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश इस तरह की जगह बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जगह जगह इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और ये आगे चलकर क्या शेप लेंगी, आप इसका एक छोटा मोटा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अगर आज ये चिन्हित किए जा रहे हैं घर चंदा देने वालों और चंदा न देने वालों के, तो उसके बाद ये इसके पीछे कोई प्रयोजन होगा, कोई आइडिया होगा, कोई रणनीति होगी कि हम क्यों इनका बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारे का कोई मकसद होगा, कोई एजेंडा होगा। तो उनको दंडित करना है और एक को पुरस्कृत करना है। इस तरह की भावना ये पैदा, एक तरह से समाज में दूसरे स्तर पर एक कहना चाहिए विभाजन भी पैदा किया जा रहा है इस बहाने कि ये आपके शत्रु हैं जो चंदा नहीं दे रहे हैं, इनको पहचान लो और इनके साथ क्या सलूक करना है इसके बारे में आप तय कर लो। तो एक विभाजन तो हिंदू मुसलमान का हो ही रहा है, किया ही जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को जो गैर हिंदू नहीं है, हिंदू घरों में जन्म लिए हैं और वो भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है, हिंदुत्ववादियों की नीति से सहमत नहीं है और वो इस तरह के अभियानों को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको भी वो अपने शत्रुओं के रूप में दर्ज करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत रणनीति है और इसको हम हिटलर और उसकी जर्मनी के आईने में पूरी तरह से देखकर समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि भविष्य के भारत को समझने के लिए अतीत के जर्मनी को एक बार पढ़ा जाए, उसके इतिहास को, वहाँ किस किस तरह से हिटलर ने सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए, जर्मनी पर कंट्रोल करने के लिए और उस आइडियोलॉजी को यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैलाने के लिए काम किया था। क्या हम भारत में वही सब दोहराते हुए देख रहे हैं? जहाँ तक कुमार स्वामी का सवाल है, हम जानते हैं कि वो महा अवसरवादी नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, कांग्रेस का दामन थामा जब मुख्यमंत्री बनना था, फिर छोड़ा भी और कांग्रेस पर
आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे, और अभी हाल में वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, बीजेपी के साथ तालमेल की बात हो रही थी, और बीजेपी तो इस कोशिश में थी कि जेडीएस का विलय करवा लिया जाए, तो उस स्तर पर बातचीत चल रही थी, और आज कुमारस्वामी ये कह रहे हैं। तो हो सकता है बीजेपी से उनकी बात न बनी हो। आज आखिरकार आरएसएस क्या है, ये तो सब खुली किताब है, सब लोग जानते हैं किससे प्रेरित संगठन है, कौन सी उसकी विचारधारा है, वो किनको अपना शत्रु मानती है, ये बहुत स्पष्ट है लोगों के सामने। तो कुमारस्वामी को आज इस बात का क्यों एहसास हो रहा है, ये एक प्रश्न है कि कुमारस्वामी जानते बूझते कई बार बीजेपी के साथ सरकार भी बना चुके हैं, सरकार को समर्थन भी दे चुके हैं, तो और अभी भी कोशिश में लगे हुए थे। तो ये स्पष्ट है कि ये कुमारस्वामी का हो सकता है कि अवसरवाद हो, या ये भी हो सकता है कि सचमुच में जिस तरह से ये बंटवारा किया जा रहा है, उनको चिंता सता रही हो कि उनका वोट बैंक भी इससे बट रहा होगा, उनके वोट बैंक को भी बांटने की कोशिश इस आधार पर की जा रही है, और उनको भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो एक राजनीतिज्ञ हर घटना को अपने राजनीतिक नुकसान और फायदे के आईने में ही देखता है, उसी के समीकरण में उसकी समीक्षा करता है, और बोलता है और काम करता है। तो ये हो सकता है कि कुमारस्वामी का, लेकिन हमें पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस घटना को देखना और समझना चाहिए कि आखिरकार ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति कहाँ ले जा रही है हमारे देश को, इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं, और आने वाले दिनों में जो हम लोकतंत्र को आज बहुत ही खतरनाक स्थिति में जाते हुए देख रहे हैं, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, सब पर तमाम तरह के बंधन लगाए जा रहे हैं, हमारी आज़ादी को बहुत संकुचित किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका क्या हश्र होने जा रहा है, ये इससे कुछ संकेत लिए जा सकते हैं। और ये संकेत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं, क्योंकि सबसे पहले निशाने पर वही हैं, इसके बाद दूसरे विरोधी हैं जो कि सधर्मी हैं, सजातीय भी हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा से असहमत हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से असहमत हैं, एक लोकतांत्रिक वातावरण में रहने के पक्षधर हैं, एक संविधान के तहत चलने वाले देश के पक्षधर हैं, जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना होता हो, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर। तो ऐसे लोग भी इस विचारधारा और इसके मानने वालों के निशाने पर हैं, और ये एक तरह का पहचान का सिलसिला काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन अब उसे बाकायदा एक रूप दिया जा रहा है, और समाज के अंदर उसे रोपा जा रहा है कि आप भी इनको पहचानो, आप भी इनकी शिनाख्त करो, आप भी इनके खिलाफ खड़े हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो कार्रवाई है नफरत और हिंसा से जुड़ी हुई, उसमें हिस्सेदारी करो। तो एक बहुत खतरनाक संकेत कर्नाटक से मिला है, और इसे हमें समझना चाहिए, और इसे रोकने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है यथासंभव वो की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।